लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो अभ्यास पेपर प्रेषित किया गया है, ये क्लास 10th का साइंस का पेपर है, जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप हम सॉल्व करेंगे और इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो वाष्पीकरण भी नहीं होगा, संगलन, तो इसका होगा संगलन, संगलन, संगलन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि संगलन में जब कोई भी पदार्थ गलने लगता है, मेल्ट होता है, तो फिर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये पीरियोडिक टेबल दी हुई है और जो पीरियोडिक टेबल है इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर जो धात्विक गुणधर्म है उनका सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा धात्विक गुणधर्म होगा पोटेशियम का, और उसके बाद होगा मैग्नीशियम का, उसके बाद होगा एल्यूमिनियम का, और उसके बाद होगा बोरान का। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा और फिर बोरान होगा। तो ये सक्रियता श्रेणी का धात्विक गुणधर्म का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है, क्योंकि जब अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न क्या करता है। अब जो सोडा अम्ल है, सोडा अम्ल जो है उसका अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है, मतलब कि आप समझ गए होंगे कि ये बेकिंग पाउडर की बात हो रही है और बेकिंग पाउडर का उपयोग होता है इसमें। तो इसमें क्या उत्पन्न होता है जब ये अम्ल के संपर्क में आता है, तो क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें उत्पन्न होगी, क्योंकि आग बुझाने के लिए CO2 का यूज़ किया जाता है और इसलिए अग्निशामक यंत्र में सोडा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब ये अम्ल से क्रिया करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम आती है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगती है, मतलब कि आग जलाने में जो सहयोगी गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन, और आग बुझाने में जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, CuO+H2 = Cu+H2O में ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ क्रमशः बताइए। तो देखिए आप सबसे पहले क्या हो रहा है कि इक्वल टू की इस तरफ देखिए आप CO से O हट गया है, CO से O हट गया है, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन हट गया है, ठीक है, और H2O में ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो Cu से ऑक्सीजन, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है। तो जो इसमें ऑक्सीकृत पदार्थ होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है। और जो CuO है, CuO जो इक्वल टू के साथ देखा आप CuO लिखा हुआ है, तो CuO से ऑक्सीजन हटा है, ठीक है, तो CuO हुआ है अपचयित,
और H2 जो है उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो है ऑक्सीकृत। क्योंकि ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना है। तो जो H2 है उसमें O जुड़ा हुआ है तो यह ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकृत हो जाएगा। और जो Cu है उससे ऑक्सीजन हटा है, ठीक है, तो CuO में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बादल की परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम है। बादल जो होता है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठीक है ना। तो बादल में जो है द्रव जो होगा वह परिक्षिप्त अवस्था होगी और गैस जो होगी वो परिक्षेपण माध्यम होगा, ठीक है ना। मतलब कि गैस में जो द्रव है वह परिक्षिप्त प्रावस्था में रहेगा तो परिक्षेपण माध्यम होगा गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था होगी द्रव। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था में होगा और गैस परिक्षेपण माध्यम में होगी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु अणु आयन होते हैं जितने परमाणु कार्बन के। तो जो एक मोल की डेफिनेशन बनती है वो कार्बन 12 से बनती है, ठीक है। तो ये किस तरीके से रहेगी, तो ये फैक्ट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कार्बन 12 मतलब कार्बन 12 के जो 12.0 ग्राम में जो अणु होते हैं वही एक मोल में परमाणु अणु या आयन होते हैं। तो कार्बन 12 के 12.0 मतलब 12.0 ग्राम में कौन से अणु होंगे, तो ये होगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है। कार्बन 12 में जो 12.0 ग्राम परमाणु जो होंगे, ठीक है, वह एक मोल पदार्थ में उतने ही परमाणु या अणु होते हैं। एक मोल की ये डेफिनेशन बन जाती है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि XYZ तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 8, 12 एवं 17 है। 8, 12 और 17 है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं। XYZ तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 8, 12, 17 है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको थोड़ा सा आवर्त समझना होगा, ठीक है। देखते हैं हम आवर्त। देखिए पेरियोडिक टेबल में जो इस तरीके से रहते हैं ये होते हैं आपके वर्ग। ये क्या होते हैं, वर्ग। और जो ये वर्ग जो है वो ऊर्ध्वाधर होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, ठीक है ना। और जो आवर्त होती हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। तो आवर्त की जो संख्या होती है वो होती है 7 होती है। और जो वर्ग या समूह होते हैं जो ऊर्ध्वाधर उनकी संख्या होती है 18, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर हो रही है किसकी, कि X, Y एवं Z तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 8, 12, 17 है। तो देखिए आप 8, 12 और 17 इस हिसाब से यदि देखा जाए कि किस आवर्त में होंगे, तो जो इस तरीके का जो आवर्त होगा आपका, मतलब कि इस तरीके का जो आवर्त होगा, इस तरीके का आवर्त जो होगा, तो इसमें यदि हम देखें तो 12 मतलब कि 12, ठीक है ना। और यहाँ से आगे बढ़ता है तो 13, 14, 15, 16, 17 इसी रो में आगे 17 मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक ही आवर्त में होंगे, मतलब कि 12 और 17 जो है वो इस तरीके से एक ही आवर्त में होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो 8 होगा वो ऑक्सीजन का होता है और ऑक्सीजन जो है वो ऊपर होगा,
ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल तो उसमें नहीं बन सकती है, पर ये एक ही आवर्त में होंगे। 12 और 17 एक ही आवर्त में होंगे। तो जो यहाँ पर y और z जो वैल्यू दी हुई है वो 12 और 17 के लिए दी हुई है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। y और z एक ही आवर्त में होंगे, 12 एंड 17, ठीक है, ये इसका ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो है, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें जो संकलन अभिक्रिया है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि कौन सी इसमें संकलन अभिक्रिया है, ठीक है, इसके क्या ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। वही संकलन और संयोजन एक ही होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सांद्र H2SO4 की एथेनॉल से जो अभिक्रिया होगी, ठीक है, वो कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया, और इसी को हम संकलन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। तो जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड जो होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सेकंड आपका आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन सेकंड आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपका कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। M क्या है? आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। तो M क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपकी आवर्त सारणी के जो तीसरे का होगा तत्व, ठीक है, वो होगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तीसरे आवर्त सारणी में जो तीसरे आवर्त में होगा वो तत्व होगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? तो एल्यूमिनियम इसमें बनाएगा Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? Al2O3। तो जो M है तो M2O3 लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम Al2O3 बनाएगा, ठीक है ना, Al2O3 बनाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका सोडियम, ऑप्शन देखिए, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि तीसरे आवर्त की बात की जा रही है और तीसरे आवर्त में होगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान के रूप में है। तो यहाँ पर जो H2S है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान अनुपात में है। तो ये अनुपात में किस तरीके से होगा? तो ये होगा आपका 1:16, मतलब 1:16, ठीक है, 1:16 होगा आपका, 1:16 होगा। क्यों होगा? जब इसको हम लिखेंगे तो हाइड्रोजन H2 है तो H2 का होगा 2, ठीक है, और जो आपका सल्फर है इसका होगा कितना? 32, ठीक है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा यहाँ पर रेशियो, और यहाँ पर 2 से जब हम 32 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1:16, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइड के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उपोत्पाद के रूप में निकलती है। निष्कासन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है। यह कौन सी गैस है? कम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइड के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उपोत्पाद के रूप में निकलती है। निष्कासन करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली होती है। यह कौन सी गैस होती है? तो जहाँ पर विषैली गैस की बात आ जाए तो आप समझ जाएं कि वो CO ही होगी। CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO मतलब होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो होगा 4। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या और जो परमाणु संख्या होगी तीनों इक्वल होंगी, ठीक है। और जो द्रव्यमान संख्या होगी वो उससे बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन परमाणु संख्या जो होगी उससे बड़ी होगी आपकी द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो 12 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? हमको देखनी है कि कौन सी जो है विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें जिंक जो है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेज में है, ठीक है। इसका मतलब होता है सॉलिड। तो जिंक जो है, जिंक किसके साथ है? प्लस FeSO4 जो एक्वेस है, ठीक है ना। तो देखिए आप, जब जो जिंक है जब ये FeSO4 से क्रिया करेगी तो जिंक SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा जिंक सल्फेट। ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है, जिंक सल्फेट बना लेगा। और जब ये जिंक सल्फेट बना लेगा तो Fe अलग रह जाएगा, तो Fe कैसा हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन 3 है, ठीक है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन 3 कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन जो 3 है वो इसका आंसर होगा जिंक सल्फेट और FeSO4, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो पदार्थ P एवं Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। दो पदार्थ P एवं Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो देखिए भाई, यहाँ पर जो है P जो है इसमें दिख रहा है आपको एल्डिहाइड अल्कोहल एस्टर कार्बोक्सिलिक लिखा हुआ है, और Q जो है इसमें कीटोन एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। और अभिक्रिया का प्रकार किस तरीके का हो रहा है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल जो मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? एस्टरीकरण बना लेते हैं। एस्टरीकरण जो अभिक्रिया होती है इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप डेफिनेशन, ठीक है। एस्टरीकरण अभिक्रिया की डेफिनेशन सुनिएगा। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से होती, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, की क्रिया किससे हो रही? अल्कोहल से हो रही। मतलब एसिटिक अम्ल की किससे हो रही क्रिया? अल्कोहल से हो रही, ठीक है ना। तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अपनी उपस्थिति में ये क्रिया करवाता है, ठीक है। तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से होती है तो एस्टर का निर्माण होता है। क्या बनता है भाई? एस्टर बनता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से मिलकर
जो आपकी अभिक्रिया बनेगी वो आपकी एस्टीकरण कहलाएगी, और पी और क्यू जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल होंगे, और जो आर बनेगा वो एस्टीकरण बनेगा, मीठी गंध वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका 4। ठीक है, 14 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका 4 होगा। ठीक है, चलिए।